नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 7 के अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.2। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 9 बनाएंगे। इससे पहले हम प्रश्न 8 तक बना चुके हैं। इसको देखने के लिए आप हमारे पीछे के वीडियो को जाके देखिए तो आप वहाँ देख पाएंगे। नंबर 8 तक हमारा वहाँ कंप्लीट बना हुआ है। आज हम 9 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं 9 में क्या है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, उसी को भरना है। दिया है नंबर 1 में है क्वेश्चन 20 का योजक प्रतिलोम 20 है। तो ये क्या है? ये कह रहा है कि -20 का योजक प्रतिलोम क्या है? 20 है। तो क्या ये सही है? सही है तो लिखना है सत्य है, और गलत अगर है तो लिखना है असत्य है। तो हम पहले भी आपको बताए हैं कि जब दो संख्याओं का योजक प्रतिलोम हमको जानना होता है तो क्या जानना है कि दो पूर्णांकों को जोड़ने के बाद उसका योगफल क्या हो जाए? शून्य हो जाए, तो उसी को उस संख्या का योजक प्रतिलोम कहा जाता है। वह संख्या एक दूसरे का योजक प्रतिलोम कहलाती है। जैसे कि यहाँ दिया है कि -20 का योजक प्रतिलोम 20 है। तो आइए देखते हैं इसको करके। -20 और हम बोले हैं कि दो संख्याओं का योग, तो एक संख्या हमको -20 है और दूसरा संख्या है 20। तो यहाँ योग मतलब प्लस का चिन्ह देंगे और 20। अब देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है। तो प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, मतलब घटाव का क्रिया करना है। अब 20 में 20 को अगर हम घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास शून्य बचेगा। 20 में 20 को घटाने से हमारे पास क्या बचता है? शून्य बचता है। तो यहाँ पूछ भी रहा है कि -20 का योजक प्रतिलोम 20 है, तो क्या है? 0 हो गया इसका मान। अगर दो संख्याओं को जोड़कर उसका योगफल क्या हो जाए? शून्य हो जाए, तो वह संख्या एक दूसरे का योजक प्रतिलोम कहलाती है। इसका मतलब है कि ये क्या है? सत्य है। यहाँ लिख देंगे सत्य है, सत्य। अब देखिए नंबर 2 में दिया है कि किसी पूर्णांक का योजक प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए उसमें शून्य से गुणा करना पड़ता है। कहता है कि कोई पूर्णांक है, किसी भी पूर्णांक का अगर योजक प्रतिलोम हमको प्राप्त करना है तो क्या करेंगे? उसमें शून्य से गुणा कर देंगे। अभी तुरंत हम बताए कि जब दो संख्याओं को आपस में जोड़ने के बाद उसका योगफल क्या होता है? शून्य होता है, तो वो संख्या एक दूसरे का योजक प्रतिलोम कहलाती है। लेकिन ये क्या कह रहा है? नंबर 2 में कह रहा है कि किसी भी संख्या का योजक प्रतिलोम निकालने के लिए उस संख्या में जीरोस अगर हम गुणा कर देंगे तो क्या वह संख्या योजक प्रतिलोम बन जाएगी? तो नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि जब दो संख्या को जोड़ने के बाद उसका योगफल शून्य होता है तो ही संख्या योजक प्रतिलोम कहलाती है, ना कि उसको गुणा करने के बाद उसका गुणनफल शून्य हो जाए तो उस संख्या को हम योजक प्रतिलोम कहेंगे। अगर गुणा करने के बाद गुणनफल शून्य आएगा तो वह योजक प्रतिलोम नहीं कहलाएगा। जोड़ने के बाद उस संख्या को योग करने के बाद, जोड़ देने के बाद अगर उसका योगफल शून्य आ जाता है तभी संख्या योजक प्रतिलोम रहती है, नहीं तो वह संख्या योजक प्रतिलोम नहीं कहलाती है। लेकिन इस नंबर 2 में कह रहा है कि किसी भी संख्या का योजक प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए उसमें शून्य से गुणा कर देंगे। शून्य से गुणा करने से योजक प्रतिलोम नहीं प्राप्त होता है। किसी भी संख्या में दूसरे संख्या को जोड़ने के बाद जब उसका योगफल शून्य हो जाता है तो वो संख्या उस संख्या का योजक प्रतिलोम कहलाती है। इसलिए नंबर 2 क्या है? हमारा असत्य है, असत्य। आइए देखते हैं नंबर 3। नंबर में कह रहा है कि 5 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है। तो 5 ऋण पूर्णांक हम कुछ भी ले सकते हैं, 1, 4, 5, 9, 7, कुछ भी। लेकिन वो सारा पूर्णांक क्या होगा? ऋणात्मक होगा, धनात्मक पूर्णांक नहीं लेना है। तो कहता है कि अगर 5 ऋण पूर्णांक, कोई भी 5 ऋण पूर्णांक को लेकर उसको गुणा कर देंगे तो क्या गुणनफल हमको एक धन पूर्णांक प्राप्त होगा। तो आइए उसको देखते हैं करके। ले लेते हैं -1 गुना -2 गुना -3 गुना -4 और गुना -5। अब देखिए 1 2 3 4 5 पूर्णांक हम ले लिए और पांचों ऋणात्मक पूर्णांक है।
अब इस ऋणात्मक पूर्णांक को गुना करेंगे तो क्या होगा गुणनफल। देखिए गुना करते हैं हम, एक गुना 2 करते हैं तो 2 हो जाता है, 2 गुना 3 करते हैं तो 6 हो जाता है, और 6 गुना, इस बार 6 गुना 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब 30 में 4 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। इसको और इसको गुना किए तो क्या हो गया 30 हो गया। अब 30 में फिर जाके 4 से गुना कर दिए तो क्या हो गया 120 हो गया। ये तो गुणनफल हमको 120 आया। अब देखना है कि ये एक ऋणात्मक संख्या होता है कि धनात्मक संख्या होता है। तो देखिए अब करते हैं हम माइनस माइनस को गुना, कि माइनस माइनस के गुना करने से क्या होता है। तो ये माइनस और ये माइनस को गुना कर दीजिए, माइनस गुना माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का चिन्ह हो गया। यहाँ हमारा प्लस का चिन्ह हो गया, ये प्लस लिख दिए और ये माइनस इसमें गुना कर दिए तो ये प्लस माइनस फिर से क्या हो गया माइनस हो गया। अब देखिए इस माइनस को यहाँ लिख देंगे और यहाँ तक तो हम ले लिए हैं। तो इस माइनस में गुना करना है इस माइनस को, तो माइनस गुना माइनस फिर से किए तो फिर से क्या हो गया हमारे पास प्लस हो गया। बचा है हमारे पास अभी एक माइनस, फिर से प्लस गुना माइनस कर दिए तो प्लस गुना माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा मान माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 1 2 3 4 और ये 5 माइनस को जब लेते हैं हम आपस में तो वह क्या हो जाता है ऋणात्मक संख्या ही रहता है, वह धनात्मक संख्या नहीं होता है। तो 120 क्या हो गया एक ऋणात्मक संख्या हो गया। जबकि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 ऋण पूर्णांकों को अगर आपस में गुना किया जाता है तो गुणनफल क्या होता है एक धन पूर्णांक होता है, जो कि गलत है। धन पूर्णांक नहीं होगा, क्या होता है इसका गुणनफल एक ऋण पूर्णांक ही होता है। और ऐसे भी अगर समझने में कहा जाए तो एक क्या विषम है, 2 सम है, 3 विषम है, 4 सम है। तो जब भी आप सम संख्या का जोड़ा लेके गुना करेंगे माइनस को तो वो प्लस बनेगा, लेकिन अगर विषम संख्या के जोड़े में गुना करेंगे माइनस को तो वो हमेशा क्या बनेगा माइनस ही रह जाएगा। उसका मान प्लस में नहीं आएगा, वो एक धन पूर्णांक नहीं रहेगा, वो हमेशा एक ऋण पूर्णांक ही रहेगा। तो इस नंबर 3 में भी हम लोग क्या लिख देंगे असत्य। ये सत्य नहीं है, क्योंकि 5 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा एक ऋण पूर्णांक ही होगा, धन पूर्णांक नहीं हो सकता है। तो आइए देखते हैं नंबर 4 को। नंबर 4 में है कि 4 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है। तो अभी नंबर 3 में था कि 5 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है, वो तो गलत हो गया, नहीं होता है। अब है कि 4 ऋण पूर्णांक अगर लेके हम गुना करेंगे तो क्या उसका मान होगा एक धन पूर्णांक। तो आइए देखते हैं उसको करके। यहाँ हम 5 ऋण पूर्णांक लिए हैं, इसमें से एक ऋण पूर्णांक को मिटा देते हैं। अब हमारे पास 4 ऋण पूर्णांक बचा हुआ है। अब इस चारों ऋण पूर्णांक को गुना करके देखना है। 1 गुना 2 करेंगे तो 2 हो गया, 2 गुना 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 गुना 4 करेंगे तो 24 हो जाएगा। अब देखिए इस माइनस से इस माइनस में गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये तो हमारा प्लस हो गया, लेकिन इस प्लस को हमने इस माइनस के साथ गुना किया है तो ये प्लस है और ये माइनस है। तो प्लस माइनस क्या हो गया हमारे पास चिन्ह इसमें क्या आ जाएगा 6 में माइनस का आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस है और इसको गुना किए हैं इस माइनस से, तो माइनस ये है और ये भी माइनस है। तो माइनस माइनस जब आपस में गुना होगा तो इस बार क्या बन जाना है इसको प्लस बन जाना है। जब 4 ऋण पूर्णांकों को हम आपस में गुना करते हैं तो उसका मान क्या होता है एक धन पूर्णांक होता है, ना कि एक ऋण पूर्णांक होता है। और इसमें कहा भी जा रहा है कि 4 ऋण पूर्णांकों को का गुणनफल क्या होगा एक धन पूर्णांक होगा या नहीं। ये कह रहा है कि होता है, तो हाँ होता है, ये सत्य है। और अभी तुरंत हम बताए थे कि जब हम सम संख्या में किसी संख्या को लेते हैं, किसी ऋण पूर्णांक को सम संख्या के मान में लेते हैं, हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। 4 ऋण पूर्णांकों को आपस में गुना करने पर उसका मान क्या होता है एक धन पूर्णांक होता है। और अब है नंबर 5। नंबर 5 में है कि -4 गुना 1 करेंगे तो -4 ही आंसर होगा। तो देखिए पहले माइनस को तो छोड़ देते हैं, 4 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस गुना करते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है माइनस का हो जाता है। तो गुणनफल क्या होगा -4 ही होगा। तो ये क्या है सत्य है।
अब नंबर 6 है, नंबर 6 में दिया है -5 गुना 0 बराबर 0 होगा। हम ये पहले भी आपको बता चुके हैं कि कोई भी पूर्णांक वह या तो वह ऋणात्मक है या तो वह धनात्मक है, अगर उसमें शून्य के साथ गुना किया जाएगा तो वह क्या बना देगा, उस संख्या को शून्य बना देता है, उसका मान परिवर्तित कर देता है और उसको भी वह संख्या 0 बना देता है, चाहे वो किसी भी संख्या में गुना हो। तो यहाँ है -5 में 0 को गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, मान हमारा 0 हो जाता है, ये सत्य है। नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया और मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा। इस तरह के और भी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।